अपने सेंट्राइड पढ़ा था। उसके अलावा भी कुछ ऐसे हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, बट थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसे तो आप क्लास 11th में उसको पढ़ेंगे, फिर भी इंसेंटर को जानते हैं। इंसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। इंसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का इंसेंटर क्या होता है ये हम देखें। जैसे यह कोई ट्रायंगल हमने ले लिया, इसके 3 वर्टिसेस x1 y1, सेकेंड वर्टिसेस x2 y2 एंड थर्ड वर्टिसेस x3 y3। 3 वर्टेक्स गिवन है किसी ट्रायंगल का। तो इंसेंटर कैसे फाइंड करेंगे? इंसेंटर होता क्या है? तो किसी ट्रायंगल का इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर, एंगुलर बाइसेक्टर, एंगल का बाइसेक्टर का इंटरसेक्ट पॉइंट ही इंसेंटर कहलाता है। जैसे अगर इसका हमने बाइसेक्टर ड्रा किया, यानी ये एंगल ए का बाइसेक्टर हो गया एडी, हमने एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रा किया, ये हो गया बीई, और एंगल सी का बाइसेक्टर ड्रा किया, ये हो गया आपका सीएफ। आप देख रहे हैं तीनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम इंसेंटर कहते हैं और उसे हम आई से डिनोट करते हैं। आपको बताएं किसी ट्रायंगल एबीसी में उसके साइड्स को लेने का भी एक तरीका है। एंगल ए के सामने के साइड की लेंथ को हम ए से डिनोट करते हैं, बीसी। यहाँ पे लिख सकते हैं बीसी जो लेंथ है मॉड बीसी इक्वल टू ए, और बी एंगल बी के सामने के लेंथ को हम स्मॉल बी से लेते हैं, तो यह आपका हो जाएगा ए सी इक्वल टू बी, और सी एंगल सी के सामने के साइड्स के लेंथ को हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू सी। आपने देखा कि इस ट्रायंगल में तीनों साइड का लेंथ भी मालूम है, साथ में तीनों वर्टेक्स भी हमें पता है, और तीनों वर्टेक्स जो है उसका इंटरनल, उस ट्रायंगल का इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर हमने ड्रा किया, तो वह एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। उसी पॉइंट को हम इंसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल कहते हैं। ये इंसेंटर क्या है आपने जाना। अब इंसेंटर का डायरेक्ट हम फार्मूला पुट कर दे रहे हैं, ये उसका प्रूफ काफी लंबा है जो कि आप अगले क्लास में सीखेंगे। इंसेंटर जो है आपका आई, इसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट हम दोनों लिख दे रहे हैं, ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 होल अपॉन a प्लस b प्लस c, वेयर a b c साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल जो आपने देखा, जो लिखा गया है। इसी तरह ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ये आप जो है इंसेंटर के बारे में आपने जाना, इंसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, और ये इंसेंटर यही होता है। इसमें वैल्यू को अगर हम पुट कर दें तो इंसेंटर हमारा फाइंड हो जाएगा। इंसेंटर का आपने डिफिनीशन भी जाना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, ये इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर ही आपका इंसेंटर होता है। इसके बाद एक्सेंटर की बात आती है। सेंटर
ऑफ ए ट्रायंगल। अब ये इक्सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है? जैसे हमने यहां पर एक ट्रायंगल लिया ABC, वैसे ही ये A है, ये आपका B है और ये C है। इसमें दो साइड को अगर आप बढ़ा देते हैं तो ये ट्रायंगल ABC के एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल, यहां पर आप देख रहे हैं एंगल B जो है तो इसका बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर जब आप ड्रा करेंगे तो ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसको हम एक्सेंटर बोलेंगे। इसको हम I1 से डिनोट करेंगे और ये आपका जो है ऐसे बनता है सर्कल। अगर बनाया ऐसे तीनों साइड को टच करके बनता है ऐसे। ध्यान दीजिएगा, जब एक आपने एक्सेंटर निकाला तो अदर भी हो सकता है। जैसे हमने अदर टू साइड को प्रोड्यूस किया, जैसे हमने इसको कर दिया और इसको कर दिया। अब इसका एंगल बाइसेक्टर हम ड्रा करेंगे तो फिर आपका ऐसे बनेगा सर्कल। तो यहां फिर एक पॉइंट आ गया और यहां फिर से एक एक्सेंटर आ गया, इसको हम I2 से डिनोट करते हैं। यहां भी वैसे ही ये A है, ये B लेंथ है, ये C लेंथ है। थर्ड में आप ट्रायंगल ABC में आपने इसको बढ़ाया और फिर आपने BC को बढ़ाया। अब इसका एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रा किया और इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया, फिर वैसे ही एक सर्कल बनेगा ऐसे। ये आपका I3 हो जाएगा और ये वर्टेक्स आपको वही गिवन है x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। ये वर्टेक्स आपको पहले से मालूम है। तो यहां पे अब इंसेंटर I1 होगा, जो अभी आपने इंसेंटर का जो फार्मूला पढ़ा था उसमें अगर आप एक्सेंटर निकालना चाह रहे हैं तो जो भी आपका ये A जैसे आपने पढ़ा था AX1 प्लस B x2 प्लस C x3 होल अपॉन A प्लस B प्लस C, इसमें आप जो है A साइन निगेटिव ले लेंगे तो I1 हो गया। बट ये ध्यान देना होगा कि A जो है आपका एंगल A के सामने का होना चाहिए। इसी तरह ये आपका x कोऑर्डिनेट हुआ, y कोऑर्डिनेट भी A y1 प्लस B y2 प्लस C y3 होल अपॉन माइनस A प्लस B प्लस C। सिमिलरली I2 हम लिख सकते हैं। अब उसमें B को आप निगेटिव ले लीजिएगा तो AX1 माइनस BX2 प्लस CX3 होल अपॉन A माइनस B प्लस C, कॉमन y कोऑर्डिनेट AY1 माइनस BY2 प्लस CY3 होल अपॉन A माइनस B प्लस C। इस तरह से आपने I2 निकाला। नेक्स्ट जब आप I3 करेंगे तो आप C को निगेटिव ले लीजिएगा। यह एक तरीका था याद रखने का, ऐसे इसका प्रूफ किया जाता है। तो ये कैसे आता है ये आप आगे सीखेंगे। बट आप ये एक्सेंटर हो गया I1 I2 और I3। नेक्स्ट टॉपिक सर्कमसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। सर्कमसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। सर्कमसेंटर
सर्कम सेंटर क्या होता है इसको आप जाने। कोई ट्रायंगल आप ले लीजिए, ए x1y1, b x2y2 एंड c x3y3। आपने एक ट्रायंगल लिया एबीसी जिसके 3 वर्टिसेस गिवन है। इसमें सर्कम सेंटर कैसे फाइंड करेंगे? तो ये जो 3 साइड्स आप देख रहे हैं, तो 3 साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ड्रा करेंगे। मतलब तीनों साइड पे वो परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और वो साइड को इक्वली डिवाइड भी करें। तो अगर हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करें, इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करें, इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करें, तो ये पॉइंट जो इसका इंटरसेक्ट पॉइंट होगा ये 90 है और ये इक्वल भी है, ये भी 90 है। तो किसी ट्रायंगल का ऑल साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्ट पॉइंट ही सर्कम सेंटर कहलाता है। और ये ऐसे सर्कल बनता है। ये आपका, इसको हम डिनोट कर सकते हैं सी से, सर्कम सेंटर। आपने डिफिनीशन जाना, ये डायरेक्ट हम सर्कम सेंटर का फार्मूला लिख दे रहे हैं। सर्कम सेंटर का जो फार्मूला होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c अपान sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c कॉमा y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट था, y कोऑर्डिनेट होगा y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c अपान sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। यह आपका सर्कम सेंटर होगा। इसका भी प्रूफ है बट आप आगे सीखेंगे। तो यहां से आपने किसी ट्रायंगल का सर्कम सेंटर फाइंड किया, सर्कम सेंटर का आपने डिफिनीशन भी जाना कि वो सर्कम सेंटर होता क्या है, कैसे फाइंड करते हैं। तो 3 साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्ट पॉइंट को हम सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल बोलते हैं। इसके बाद सर्कम सेंटर के बाद आपका आर्थो सेंटर होता है। आर्थो सेंटर की बात करते हैं। आर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। आर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, यहां से आपने एक ट्रायंगल ड्रा किया एबीसी। वर्टिसेस आपका है x1 y1, सेकेंड वर्टेक्स है x2 y2 एंड थर्ड वर्टेक्स है x3 y3। और इसका आर्थो सेंटर का डिफिनीशन जाने कि आर्थो सेंटर होता क्या है किसी ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल के वर्टेक्स से साइड्स पर हम परपेंडिकुलर डालते हैं और उसके इंटरसेक्ट पॉइंट ही आर्थो सेंटर होता है। यहां सीधे हम इस पर सामने की साइड पे परपेंडिकुलर डालें आप, उसी तरह दूसरे वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालिए, इसी तरह आप तीसरे वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालिए, ये 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स जो है उससे अगर परपेंडिकुलर आप डालते हैं तो वो उसका इंटरसेक्ट पॉइंट ही हमारा आर्थो सेंटर कहलाता है।
तो ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है यही आपका आर्थो सेंटर है। और ये आर्थो सेंटर क्या होता है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? तो आप आर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c अपान tan a प्लस tan b प्लस tan c। और y कोऑर्डिनेट y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c अपान tan a प्लस tan b प्लस tan c। तो यह आपका आर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। ये आर्थो सेंटर आपने देखा ट्रायंगल के अंदर है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि आर्थो सेंटर ट्रायंगल के बाहर हो? तो अगर ये ट्रायंगल एक्यूट ट्रायंगल है तो उसके अंदर होगा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो। सपोज करिए कि हमने यहां पर एक ट्रायंगल ऐसा ले लिया, आप देखें आपने एक ट्रायंगल ऐसा लिया कि इसका एंगल जो है ये बी 90 से एबव है, तो यह ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहलाएगा। तो अब इसका अगर हम आर्थो सेंटर फाइंड करें तो अगर इस वर्टेक्स पे हमने परपेंडिकुलर डाला, फिर हमने बी से परपेंडिकुलर डाला, फिर हम सी से परपेंडिकुलर डालेंगे, तो यही इंटरसेक्ट पॉइंट होगा। और इस ट्रायंगल एबीसी का आर्थो सेंटर आपका ये होगा, जो कि आप देख सकते हैं कि वह ट्रायंगल के बाहर है। ए बी सी ट्रायंगल है लेकिन आर्थो सेंटर आपका यहाँ है। बाय डिफिनीशन आपने ये जाना कि ट्रायंगल का वर्टेक्स से अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं, 3 वर्टेक्स जो दिए गए हैं उससे परपेंडिकुलर डालेंगे, उनका इंटरसेक्ट पॉइंट ही आर्थो सेंटर होता है। तो यहाँ पे जब कोई ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होगा तो उसका आर्थो सेंटर ट्रायंगल से बाहर होगा, और एक्यूट ट्रायंगल होगा तो उसका आर्थो सेंटर ट्रायंगल के अंदर होगा। अब एक और कॉन्सेप्ट इस पे हम बताएं आपको। जैसे मान लीजिए कि हमारा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ये 90। तो अगर आप ए से परपेंडिकुलर डालेंगे बीसी पे तो यही बी आएगा, आप सी से परपेंडिकुलर डालेंगे तो यही होगा। तो बी से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये होगा। तो इसका इंटरसेक्ट पॉइंट बी ही तो आ रहा है। यानी कि अगर इससे आपको एक आसानी से बिना फार्मूले का अगर कोई हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री बनेगा वही वर्टेक्स आर्थो सेंटर होगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि बी का कोऑर्डिनेट अगर हमें पता है, गिवन है, दिया गया है, तो बी कोऑर्डिनेट ही आर्थो सेंटर होगा। क्योंकि बाय डिफिनीशन अगर हम ए से बी से सी से परपेंडिकुलर डालेंगे उसके साइड्स पे तो हमें उसका इंटरसेक्ट पॉइंट ही आर्थो सेंटर लेना होगा और उसका इंटरसेक्ट पॉइंट बी होगा। तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल का आर्थो सेंटर राइट एंगल ही होता है। ये आपको मिला। दूसरी बात, एक और भी कॉन्सेप्ट बताते हैं जो कि अक्सर उस पे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ऐसे पे क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऐसे बनाए जाते हैं, अगर वो कॉन्सेप्ट याद है तो आप उसको बहुत ही जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे हमने एक ले लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल, एबीसी। एबीसी जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ध्यान दीजिएगा।
यानी ऑल साइड्स आर इक्वल। तो जब कोई ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा उसका हम सेंट्राइड फाइंड करें, आर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, तो वह सेम होगा, कोइंसाइड करेगा वो एक दूसरे, यानी कि वह पॉइंट सेंट्राइड हो, चाहे इन सेंटर हो, चाहे आर्थो सेंटर हो, सरकम सेंटर हो, वह सेम पॉइंट होगा। तो हमें अगर ये गिवन है x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, तो सबसे आसान होता है सेंट्राइड निकालना। तो हम इस ट्रायंगल का सेंट्राइड निकालेंगे और वही हमारा आर्थो सेंटर होगा, सरकम सेंटर होगा, इन सेंटर होगा। तो कोई ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल दे देता है या वर्टेक्स ऐसा देगा कि वह इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा होगा, तो उस और आर्थो सेंटर पूछ देगा कि आर्थो सेंटर बताइए, और आप आर्थो सेंटर पर सोचेंगे और उतना बड़ा फार्मूले पर यूज करेंगे, बहुत लंबा होगा। तो आप सीधे उस ट्रायंगल को पहले, सबसे पहले ये चेक करें क्वेश्चन मिलते ही कि क्या वह वर्टेक्स कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं से मिला करके ज्वाइन कराने पर, या उसको आप अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आप उसका सेंट्राइड निकालिए, वही आर्थो सेंटर और इन सेंटर या सरकम सेंटर आपका होगा। तो ये आपको एक नया कॉन्सेप्ट था। ऐसे क्लास 10th में आपका ये कोऑर्डिनेट पोर्शन हो चुके हैं और कुछ आगे का भी हमने बताया। बट जैसे आपने 2D आपके सिलेबस में है, आप 2 डायमेंशन पढ़ रहे हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आगे चल करके क्लास 11th में आपको 3 डायमेंशन भी पढ़ना है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये भी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। आप बोलोगे कि ये पूरा तो 360 होता है, ये 270 हो रहा है, लेकिन ये प्लेन में हम जो है 3D फिगर को शो नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं ये ऐसे हो रहा है, ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ऐसे ऐसे। तो यहां पे हम कह सकते हैं ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। तो वहां पे हम 3 डायमेंशन आगे पढ़ेंगे, जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो कोई पॉइंट वहां पर 3 किसी प्लेन में 3 लाइन का इंटरसेक्ट पॉइंट, आपका परपेंडिकुलर लाइन, 3 परपेंडिकुलर लाइन का इंटरसेक्ट पॉइंट जो होगा वह आपका कोऑर्डिनेट कहलाएगा 3D के लिए, एक्स वाई जेड। पॉइंट में आप आगे चल करके पोलर पॉइंट भी पढ़ेंगे, फिर पोलर पॉइंट का रिलेशन कार्टेशियन पॉइंट। अभी तक ये आपने जो भी पढ़ा एक्स वाई ये सब कार्टेशियन पॉइंट था। पोलर पॉइंट हम आर थीटा करके लेते हैं। जैसे हम आपको बताएं, यह एक कोई इनिशियल लाइन हमने ले लिया, इस इनिशियल लाइन से थीटा डिग्री बनाते हुए एक हमने लाइन लिया, ये टी पॉइंट, और यह इसका ओ से ये ओ एक्स है। सपोज ये इनिशियल लाइन हमने ओ एक्स लिया और ओ एक्स से एक थीटा डिग्री बनाते हुए एक लाइन हमने ओपी लिया जो आर लेंथ का है। तो यह जो आर लेंथ का ओपी है और यह ओ एक्स से थीटा एंगल बना रहा है, तो इसी पी को हम आर थीटा कहते हैं और यही पोलर पॉइंट हो गया। और इस आर को रेडियस वेक्टर, इस आर को, इस ओपी का लेंथ है आर, इसको रेडियस वेक्टर और वेक्टोरियल एंगल बोलते हैं, इस जो एंगल बना रहा है। अगर यही आपका उतने ही लेंथ का, सपोज करिए कि आर लेंथ का हमने एक अदर पॉइंट यहाँ क्यू ले लिया, अदर पॉइंट हमने यहाँ पर क्यू ले लिया और यहाँ पे उतना ही एंगल लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में, तो ये माइनस थीटा होगा, तो ये आपका आर माइनस थीटा हो जाएगा।
तो ये रहा पोलर पॉइंट। और ये जो थीटा होता है माइनस पाई से ग्रेटर और पाई के इक्वल या पाई से इजलेस होता है, मतलब इन्हीं के बीच में इसको हम लेते हैं थीटा माइनस। अगर इसके बीच में नहीं है तो उसको हम इसके बीच में बनाते हैं 2 पाई सम करके या 2 पाई सब्ट्रैक्ट करके। 2 पाई यानी 360, तो 360 सम करके या 360 सब्ट्रैक्ट करके हम इनके बीच में थीटा को ले आते हैं। यानी वेक्टोरियल एंगल जो है माइनस पाई से ग्रेटर और पाई के इक्वल या पाई से इजलेस होना चाहिए। तो आपने थोड़ा सा पोलर पॉइंट भी जाना कि पोलर पॉइंट क्या होता है। तो किसी इनिशियल लाइन से अगर ये थीटा एंगल बनाते हुए आर लेंथ का कोई पॉइंट कोई लाइन है तो उस पॉइंट को हम आर थीटा से डिनोट करेंगे, यही पोलर पॉइंट होगा। और यहाँ उसी को अगर थीटा एंगल हमने माइनस डायरेक्शन में लिया और आर लेंथ है तो आर माइनस थीटा होगा। और भी इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आप आगे सीखेंगे, बट ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। अगर इसमें कोई पॉइंट अगर पी है तो यह पी होगा एक्स वाई जेड। अगर कोई पॉइंट एक्स वाई प्लेन में है तो वहाँ जेड 0 होगा, जेड वाई प्लेन में है तो वहाँ एक्स 0 होगा, जेड एक्स प्लेन में है तो वहाँ वाई 0 होगा। तो ये सब चीज़ें, जैसे आप एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होता था तो वहाँ वाई 0 होता था, वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट था तो वहाँ एक्स 0 था। तो ये सारा जितना भी हमने कोऑर्डिनेट्स में 10th क्लास के लिए लेक्चर दिया है वो सब आपको उसको ध्यान से समझें, नोट्स बनाएं, प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन को समझें, सीखें, पढ़ें। बस ये